चलिए नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से थार के मरुस्थल में। और आज का क्लास होगा रेगिस्तान से। क्यों रेगिस्तान से? क्योंकि यहाँ पर है क्या, आपका लाइट बंद। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं तो बिल्कुल जैसा कि आप पीछे देख पा रहे होंगे। ठीक है, रॉकेट वॉकेट दिख रहा है आप लोगों को? कैसे गायब हो गया जी? रॉकेट दिख रहा है बोला और सही गायब हो गया। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि रॉकेट अभी क्या होगा, उड़ेगा। ठीक है, कैसे उड़ेगा? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि साध्य पीएससी एकेडमी में संचालित जितनी भी कोर्सेस हैं उस पे आपको केवल क्या पे करना होगा, प्लेटफॉर्म चार्ज पे करना होगा। 8 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक ये ऑफर आपको मिलेगा, जिसमें केवल आपको प्लेटफॉर्म चार्ज पे करना है, बाकी कोर्सेस आपको निःशुल्क मिलेगा। एक बार फिर से उन सारे बच्चों के लिए सौगात है जो अब तक पैसों की कमी की वजह से नहीं जुड़ पाए थे, तो बिल्कुल आपके पास जुड़ने का एक अच्छा मौका है साध्य पीएससी एकेडमी में। ठीक है, चलिए हम आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और कोर्स से रिलेटेड यदि कोई भी जानकारी चाहिए रहेगा, ठीक है, कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए रहेगा तो याद रखना है आपको कि आप इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, लोहित और सुबनसिरी उपयुक्त में से कौन कौन सी नदियां अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? ठीक है, ये कुछ कुछ प्रश्न आपके दिए गए हैं। पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये कल वाला है, ये कल वाला है। हाँ, चलिए सबसे पहले यदि मैं बराक नदी के बारे में बात करूं, ठीक है, तो बराक नदी के बारे में याद रखना है मणिपुर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। कहां पर से उद्गम होता है? मणिपुर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और मणिपुर की पहाड़ियों से होते होते ये जाएगा कहां पर? आपके मिजोरम। मिजोरम में बहते बहते ये कहां चला जाएगा? आपके असम में। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो एक नदी तो आपका कैंसिल हो गया है। कौन सा नदी? बराक। ये बराक नदी जो कि आपके कहाँ पर स्थित है? मणिपुर के पहाड़ियों से उद्गम होकर ये बहते बहते मणिपुर से होते होते कहाँ जाती है? मिजोरम में। और मिजोरम से होते होते ये कहाँ पहुँचती है? आपके असम में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में पूछा है कि अरुणाचल प्रदेश से होकर बहता है, तो याद रखना है लोहित और सुबनसिरी, ये दो फेमस नदियां हैं जो कि कहाँ से होकर बहती है? आपके अरुणाचल प्रदेश से। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है बताओ? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी एक ठो बताओ ना जी, कैसे दो ठो बता रहे हो? अच्छा, चलो तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपके जैसे कि यहाँ पर महानदी, शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, ये सब फेमस नदियाँ हैं छत्तीसगढ़ में। वैसे ही अरुणाचल प्रदेश की फेमस नदियाँ कौन कौन सी है? लोहित और आपकी सुबनसिरी। बाकी बराक नदी के बारे में मैंने बताया ही है आपको। अगला क्वेश्चन, मानस नदी किसकी सहायक, किसकी उपनदी है? इंपॉर्टेंट है व्यापम के दृष्टिकोण से ये प्रश्न। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ठीक है, अब ये उपनदी का मतलब क्या होता है सर? तो सहायक नदियाँ। उपनदी का मतलब क्या होता है? सहायक नदियाँ। और ये पेपर में पूछता है, व्यापम में पूछा भी गया है, तो आप सभी को याद रखना है। ठीक है, कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है, यानी कि सहायक नदी है, तो किसका है पूछेगा, तो याद रखना है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है बताओ? 2900 किलोमीटर टोटल है, जिसमें से ये भारत में कितना बहता है? 916 किलोमीटर। कृष्णा नदी का कितना है बताओ? 1401। महानदी का 858। गोदावरी का 1465 किलोमीटर। ठीक है, आप सब ने जगह सुना होगा, महाराष्ट्र में नासिक जिला है। कहाँ पर?
महाराष्ट्र में नासिक जिला है और नासिक में जगह स्थित है आपका त्रयंबकेश्वर। आपके 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्रयंबकेश्वर महादेव। तो त्रयंबक की पहाड़ी, जिला नासिक, महाराष्ट्र से निकला है क्या आपका? गोदावरी नदी। ठीक है, कभी पेपर में पूछेगा तो याद रखना है गोदावरी नदी कहाँ से निकला है, तो महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रयंबक की पहाड़ियों से निकला है क्या आपका? गोदावरी नदी। ठीक है, एक बार मैं गया था घूमने के लिए, ठीक है, तो अब घूम के आ गए वहाँ से गोदावरी नदी से, और घर आके बताया अपनी मम्मी को कि वो गोदावरी नदी था, हम लोग जो नदी देखे उसको करके। तो मेरी मम्मी बोल रही थी पहले बता रहे थे तो हाथ गोड़ धो रहे थे मंचे की खे, समझ रहे हो ना? ठीक है, भक्ति भावने वाले लोग अगर, क्योंकि अपने आप में गंगा नदी, गोदावरी नदी, ये क्या है अपने आप में थोड़ा सा पौराणिक दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उनको उस टाइम बता नहीं पाया था, हड़बड़ हड़बड़ के चक्कर में जी। ठीक है, बाद में घर जाकर बताया तो गाली दे रही थी कि बता रहे थे तुम यहाँ कहाँ धो रहते हो, हाथ गोड़। हाथ गोड़ मतलब उसका पानी पवित्र माना जाता है, जैसे कि गंगा का जो जल है आप बॉटल में भर के कई दिनों तक रख लो, खराब होता है क्या? वो नहीं होता। तो वैसे ही है आपका। तो याद रखना है महाराष्ट्र में नासिक जिला है जहाँ पर त्रयंबक की पहाड़ी है, जहाँ से उद्गम हुआ है किसका? गोदावरी नदी का। वैसे ही कृष्णा आपको याद रखना है महाबलेश्वर की पहाड़ी। ठीक है, कृष्णा नदी बेसिकली आपके आंध्र प्रदेश में महाबलेश्वर की पहाड़ी से उद्गम हुआ है। तो कैसे याद रख सकते हो? कृष्णा भगवान बहुत ही बलशाली थे। कैसे याद रखोगे? कृष्णा भगवान बहुत ही ज़्यादा क्या थे? बलशाली थे। तो बलशाली से क्या याद रखोगे? ठीक है, आंध्र प्रदेश में आपका महाबलेश्वर की पहाड़ी है, वहाँ से उद्गम हुआ है। ब्रह्मपुत्र के बारे में पूछेगा तो याद रखना है तिब्बत में। कहाँ पर आपके? तिब्बत में आपने एक झील सुना होगा, मानसरोवर झील, जहाँ से आपके ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज का उद्गम माना जाता है। ठीक है, तिब्बत जो कि बेसिकली आपके चीन के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, चीन तिब्बत में। तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ये 3 नदियों का उद्गम माना जाता है क्या? तिब्बत का मानसरोवर झील। अभी आगे हम क्वेश्चन भी देखेंगे तो वहां पर आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल महाबलेश्वर से निकलता है कृष्णा नदी। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिलहाल याद रखना है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है। ये व्यापम कई बार पूछा है ना, याद रखना। मानस नदी किसकी सहायक नदी है? तो किसका है? ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे? ब्रह्मा भगवान गुस्सा हो जाते हैं तो उनको बार बार क्या करना पड़ता है? मनाना पड़ता है। तो मनाने से कौन नदी? मानस नदी। कुछ ना कुछ तरीकों से अपने दिमाग में रखते जाइएगा। चलिए, अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ये भी अपने आप में बेहतरीन प्रश्न है, व्यापम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सांगपो या सापा। ठीक है, याद रखना है सांगपो या सापा के नाम से जानी जाती है कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। पद्मा किसका नाम है? गंगा नदी। कहाँ पर प्रवेश करती है तो पद्मा के नाम से जानते हो इसको? बांग्लादेश। ठीक है, तो ये 2 ठो फेमस है आपका। चूंकि ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी पर ही आपका पश्चिम बंगाल में डेल्टा बना है, जिसका नाम क्या है? सुंदरवन का डेल्टा। कभी टाइम मिलेगा तो ऐसी फोटो या वीडियो देखना, बहुत ही सुंदर जगह है। जाने का मौका तो नहीं लगा है अब तक, पर कभी मौका लगेगा तो वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा। ठीक है, वहाँ का मैंने केवल वीडियो फोटो वगैरह देखा है, तो बड़ा ही अच्छा जगह लगा मुझे फिलहाल। ठीक है, तो याद रखना है, एक ब्रह्मपुत्र नदी का नाम याद रखना है सांगपो या सापो, और दूसरा आपके पद्मा किसका नाम है? गंगा नदी का। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है ये भी पूछता है आपसे, तो कहाँ से हुआ है? तिब्बत में मानसरोवर झील। कितना किलोमीटर है ब्रह्मपुत्र नदी? 2900 टोटल। भारत में कितना बहता है? 916। तो यही प्रश्न आप तक पूछे गए हैं आपके व्यापम और पीएससी में ब्रह्मपुत्र नदी से। ठीक है, तो सांगपो या सापा नाम से जाना जाता है आपके तिब्बत में। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है। ब्रह्मपुत्र नदी कौन कौन से जगह से होकर बहती है? चलो फिलहाल नहीं पता है तो ऐसे ही बता दो कहाँ कहाँ से बहता होगा। ठीक है, बी देख लो, एक का सही होगा, दोनों का सही नहीं हो पाएगा, लेकिन अब आजकल हो भी जाएगा, व्यापम आजकल वैसे आंसर भी ले रहा है। ठीक है, याद रखना है तिब्बत, आपका चीन, बांग्लादेश और भारत, यहाँ से होकर बहता है कौन? आपका ब्रह्मपुत्र नदी। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखना है चाइना, तिब्बत, बांग्लादेश और भारत से होकर बहता है क्या? आपका ब्रह्मपुत्र नदी। पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना है, व्यापम के एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बिल्कुल जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न कौन सा है आपका? ठीक है, अगला प्रश्न है
कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं? दिबांग, कमेंग या लोहित? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस कम है, पर फिर भी ध्यान में रखिएगा। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन सी है पूछ रहा है, तो कौन कौन सी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां? तो याद रखना है दिबांग, कमेंग और लोहित, ये तीनों की तीनों नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ठीक है, याद रखना है, आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हमने देखा ही है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत में मानसरोवर झील। ठीक है, ये जब आपके तिब्बत में ये किस नाम से जाना जाता है? सांगपा या सापा नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। भारत में 916 किलोमीटर बहता है, और सबसे खास बात, ठीक है, ये कहाँ पर गिरता है? कौन सी खाड़ी में? बंगाल की खाड़ी में गिरता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है? वलित हिमालय श्रेणियों के उत्थान के कारण, भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्षांशीय नमन के कारण, तृतीय कल्पीय वलित पर्वत मालाओं के भूविवर्तनिक विक्षेपों के कारण, और डी, ए और बी दोनों। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो आकर्षण का केंद्र बना होगा वो होगा डी, कि दीदी मोला ए भी बने लागा थे और बी भी बने लागा थे। ठीक है, पर बने लागे इसका होते, आंसर भी आना चाहिए, है ना? देखने से ऐसा लग रहा है ना कि ए और बी अच्छा है करके। ठीक है, पर हर चीज़ जो दिखता है वो ऐसी होता है क्या? नहीं। याद रखना है भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्षांशीय नमन के कारण। ठीक है, पेपर में जो कभी कभी ना जो सबसे ज़्यादा खिंचाव वाला जो आंसर रहता है, ठीक है, हमेशा वो आंसर हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, भूवैज्ञानिक मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चे मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर डी लेंगे, मैक्सिमम। ठीक है, कुछ लोग थोड़ा बहुत दिमाग लगा के चलो ए बी की तरफ भी चले जाएंगे, पर मैक्सिमम जो आंसर जाने वाला था वो कहाँ जाने वाला था? आपके डी ऑप्शन में। अगला प्रश्न, भारत में यरलुंग जंगबो नदी किस नाम से जाना जाता है? वही है आपका जांगपो, जांगबो। ठीक है, जापा, जंगबो। ठीक है, तो याद रखना है यरलुंग जंगबो नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यरलुंग जंगबो नदी के नाम से कौन जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र, आपके जो भारत में। ठीक है, देखो प्रश्न क्या बोल रहा है, तिब्बत में इस नाम से जाना जाता है और भारत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र। तो ये आपको याद रखना है। अगला, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है? अच्छे से पढ़ो, अब दिख गया। ठीक है, चलो नहीं बताया रहता बोलते हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन में चिल्ला के बताया हूँ कि जो तिब्बत में मानसरोवर झील है, और दिक्कत आप लोगों का नहीं है, मैक्सिमम बच्चे इसका टिक क्या करेंगे? आंसर ब्रह्मपुत्र। ठीक है, पर याद रखना है तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप आपका ब्रह्मपुत्र, सतलज और आपका सिंधु। ठीक है, याद रखना है। शायद एक बार चेक कर लेना, 3480 किलोमीटर है इसका, और इसका 1450 किलोमीटर। एक बार रीचेक कर लेना ना। ठीक है, मुझे एकदम अच्छे से याद नहीं आ रहा है, बहुत पहले पता था इसका किलोमीटर। एक बार रीचेक कर लेना। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है सिंधु का 3480 किलोमीटर था, बहुत पहले मुझे जहाँ तक मैंने देखा था। एक बार रीचेक कर लेना आप लोग। और सतलज का 1450 किलोमीटर। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी का तो आप लोगों को पता है कि 2900 किलोमीटर टोटल जो बहता है, उसमें से भारत में कितना बहता है? 916। ठीक है, ये वाला लिख लो, एक बार रीचेक कर लेना। ठीक है, पढ़ने बैठोगे तो ये आपको याद रखना है। तिब्बत में मानसरोवर झील से आपका ब्रह्मपुत्र, सतलज और तीनों नदियां निकलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, इसलिए चेक कर लेना बोल रहा हूँ, क्योंकि जो बताता हूँ वो आपके दिमाग में चले जाता होगा। ठीक है, तो अगर गलत डाटा शेयर किया तो गलत चीज़ चले जाएगा आपके दिमाग में, तो एक बार रीचेक कर लेना। ठीक है, चलो, तो ये आपको याद रखना है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो क्या है आपका? ब्रह्मपुत्र, सतलज और आपका सिंधु। अगला, नीचे संगठन में एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों से लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। ठीक है,
एकदम इस लेवल का नहीं आएगा, पर आप लोगों को इसी के लिए तैयार रहना है पेपर में, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल का प्रश्न है अपने आप में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दिया गया है अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, न्यू नेशनल पार्टी, इंडियन पैट्रियोट एसोसिएशन। चलो बताओ कौन से क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन है, ठीक है। अभी आपको याद रखना है, ठीक है, ये न्यू नेशनल पार्टी और इंडियन पैट्रियोट एसोसिएशन, ये दो पार्टियां कांग्रेस का विरोध करने वाली थी। किसका विरोध करने वाली थी? कांग्रेस का विरोध करने के लिए। लेकिन क्रांतिकारियों घटनाक्रम के हिसाब से बात करोगे तो एक था आपका अभिनव भारत, आगे हम देखेंगे कि अभिनव भारत को गठन करने वाले व्यक्ति कौन थे, अनुशीलन समिति के गठन करने वाले व्यक्ति कौन थे, आगे हम देखेंगे, ठीक है। अभी जब नाम सामने देखेंगे हम बी.डी. सावरकर, अरविंद जी के बारे में जब हम सामने देखेंगे तो वहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि अभिनव भारत के आपके गठन करने वाले कौन हैं, ठीक है। फिलहाल आपको याद रखना है कि न्यू नेशनल पार्टी और इंडियन पैट्रियोट एसोसिएशन, ये दोनों पार्टियां कांग्रेस का क्या करती थी? विरोध करती थी। उनका विरोध करने के लिए ये पार्टी बनाया गया था, ठीक है। बाकी आपका यहाँ पर क्या पूछा है? क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों के बारे में पूछा है, तो कौन कौन सा है आपका? अभिनव भारत और एक कौन सा है आपका? अनुशीलन समिति, ठीक है। तो आंसर 1 और 2 आपका भी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या बोलता है आपका? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महात्मा गांधी, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या अरविंद घोष, ठीक है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महात्मा गांधी लग रहा है, ठीक है। देखो अगर महात्मा गांधी लग रहा होगा तो पहला चीज महात्मा गांधी किसके समर्थक थे? शांति के, तो वो किसी का विरोध नहीं करेंगे, ठीक है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? आपके अरविंद घोष ने, ठीक है। याद रखना है, ठीक है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखना है क्या हो जाएगा? अरविंद घोष। अगला प्रश्न, और उसके पहले शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती, व्याख्याता के लिए हमारी टीम पूरी तरीके से तैयार है। कई सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता होगा कि सर ये मन टीचर है कि लड़का है कि क्या, इतना सारा फोटो देख के जी, ठीक है। तो उन लोगों को क्लियर कर दूं, सारे के सारे टीचर हैं, अलग अलग बैचेस से पढ़ाते रहते हैं। बहुत सारे टीचर आपको पढ़ाते भी दिखते होंगे और बहुत सारे बैच जो टीचर्स हैं वो अलग अलग बैच में पढ़ाते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे तो मिल पाना आप लोगों को पॉसिबल नहीं रहता होगा। टाइम में कभी कभी यूट्यूब में दर्शन करोगे तो मिल जाएंगे सारे टीचर्स आपको, ठीक है। फिलहाल अभी तो मैं आप लोगों को रोज़ दर्शन देता हूँ, ठीक है, 5 से 6 MCQ करवाने के लिए, ठीक है। पर हमारी टीम है ये, ठीक है, देख सकते हैं आप। जूम करोगे तब भी जूम नहीं हो पाएगा क्योंकि ये फोटो इतना ही है, मैं क्या कर डालूँ। अगला क्वेश्चन, और उसके पहले आ चुके हैं साहू सर, ठीक है। और साहू सर कह रहे हैं कि दिवाली का ऑफर है। अब कई सारे बच्चों के मन में प्रश्न आएगा कि सर दिवाली तो नहीं है, पर जैसे लोग प्री दिवाली मनाते हैं वैसे ही हम अभी क्या मना रहे हैं? प्री दिवाली, ठीक है। जिसमें 8 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक केवल और केवल आपको प्लेटफॉर्म चार्ज पे करना है, बाकी आपके लिए कोर्स पूरा क्या कर दिया गया है? निःशुल्क, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और उसके पहले अब एमन हरे लड़का, ठीक है, एमन लड़का हरे, ठीक है। कई जन बड़े बड़े भी दिखी तुम्हारा, जैसे कि अलग अलग पेपर हुआ था तो उसमें इन लोगों का रैंक वैंक आया हुआ है, ठीक है। CGTET और CTET का डालेंगे तो जगह नहीं बचेगा। फिलहाल ये नॉर्मल कुछ कुछ बच्चे हैं जिनका अलग अलग पोस्ट में अलग अलग जगह पर हुआ है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये बेहतरीन प्रश्न है अपने आप में, व्यापम में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक। चलो पहला दिया हुआ है रिवॉल्ट ग्रुप, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, पंजाब नौजवान भारत सभा, ठीक है। इन सब का गठन किया जाता था ताकि भारत को क्या करवाया जा सके? आज़ाद, ठीक है। चलिए तो प्रश्न दिया हुआ है आपका जिसमें आपको सही जोड़ी मिलाना है, ठीक है। एक तरफ संघ दिया है और एक तरफ संस्थापक के क्या दिए हैं? नाम। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत को आज़ादी दिलवाना, क्योंकि हम किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के, ठीक है। मैं कल रात को सोच रहा था कि अगर भारत गुलाम नहीं रहता तो अभी बहुत आगे निकल जाया रहता, ठीक है। हम इतने सालों तक गुलाम थे, उसके बाद भी यहाँ तक पहुँच चुके हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। हाँ पहले वाली CGPSC वाली है। हिस्ट्री लेक्चरर का टाइम क्या है सर? नमिता जी एक बार कॉल करके संस्था का जो नंबर होगा ना उसमें कॉल करके पूछिएगा, उसमें पूरी जानकारी बताएंगे आपको। रिवॉल्ट ग्रुप के बारे में पूछा जाएगा तो याद रखना है इसके संस्थापक हैं आपके सूर्य सेन,
कौन है? सूर्य सेन। ठीक है, रिवोल्ट ग्रुप के पूछेगा तो कौन है आपका? सूर्य सेन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आपको याद रखना है कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के कौन है आपके? चंद्रशेखर आज़ाद। पंजाब नौजवान भारत सभा इसके कौन है आपके? भगत सिंह। ठीक है, अब देखो ये 5 ऑप्शन वाला जो जो दिखता है ना, 2017 के पहले जो पीएससी एग्जाम देता था उसमें 5 ऑप्शन देता था। अभी जैसे कि आप लोग 4 ऑप्शन वाला दिलाते हो ना, पहले 5 ऑप्शन आता था सीजीपीएससी पेपर में। व्यापम में 4 ही देता है शुरू से, पर पहले सीजीपीएससी में ऐसी 5 वाला ऑप्शन देता था। ठीक है, तो ये कुछ कुछ पार्टियां हैं जिसमें याद रखना है। रिवोल्ट ग्रुप इसके संस्थापक कौन है? सूर्य सेन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी डकैती कांड का नाम सुने हो आप लोग सब? ठीक है, तो उसमें इनका योगदान रहता है आगे चल के। हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी के कौन है आपके? चंद्रशेखर आज़ाद। और पंजाब नौजवान भारत सभा के कौन है आपके? भगत सिंह। तो पंजाब से पंजाबी भगत सिंह ऐसे याद रखना है। ठीक है, भगत सिंह पगड़ी पहनते थे कि चंद्रशेखर आज़ाद? पगड़ी मतलब समझ गए ना? मूंछ किसका था? मूंछ ऐसे गन पकड़ के खड़े रहते थे, चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, और भगत सिंह क्या पहने रहते थे? पगड़ी। तो पंजाब से याद रखना है पंजाब नौजवान भारत सभा के कौन है आपके? भगत सिंह। सोशलिस्ट सोशल वर्कर के रूप में जनता की मदद करते थे कौन? चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे याद रख लेना है। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कहाँ के रिपब्लिक थे? तो र से रिपब्लिक और र से आपका राम प्रसाद बिस्मिल। उसके बाद रिवोल्ट ग्रुप के कौन है आपके? सूर्य सेन। अलग अलग तरीक़ों से, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो याद रखना है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए का 5th, बी का 1st, मेरे ख्याल से डी होगा। एक बार देख लेते हैं। ठीक है, डी होगा। अगला प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है। लीक हो गया पहले से, जिसको लीक नहीं होना चाहिए वो लीक हो जाता है। चलो अगला है आपका, आप ठीक लग रहे हैं ना? अब मैं क्लास ले सकता हूँ आराम से। ठीक है, आप लोग कैसे बैठे थे जी इतना टाइम से? बीजे से बाहर निकल जाया करो हवा खाने के लिए। ठीक है, चलो चटगांव सशस्त्रकार हमला, काकोरी षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, गदर पार्टी। ठीक है, तो सन्नी देओल का पिक्चर देखे हो? गदर पिक्चर जी, तो वो क्या कहता था? लाला हम आज तो गदर मचा देंगे। क्या कहता था सन्नी देओल? लाला आज तो हम क्या मचा देंगे? गदर। तो लाला हरदयाल, गदर पार्टी, ऐसे याद रखना। ठीक है, इसमें किसको याद रखना है? सन्नी देओल को। ठीक है, वो क्या कहता था? लाला हम तो क्या मचा देंगे? गदर। ठीक है, गदर मतलब भगदड़। ठीक है, तो लाला हरदयाल किसके हैं आपके? गदर पार्टी। ठीक है, अगला आपको याद रखना है चटगांव सशस्त्रकार हमला। ठीक है, ये आपके सूर्य सेन। ठीक है, चटगांव आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है, जहाँ पर पूरे हथियारों को रखा जाता था, वहाँ को पूरा उड़ा दिए थे इन लोग मिलके। तो उसमें याद रखना है सूर्य सेन। काकोरी के लिए बीच में बताया हूँ, काकोरी के र को पकड़ना और र से राम प्रसाद बिस्मिल। और कौन कौन थी इसमें? राम प्रसाद बिस्मिल और कौन कौन थे काकोरी में? हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद। और बताओ बताओ बताओ, भूल गए हो क्या आप लोग? ठीक है, मैंने बताया था ना, RRA। अब याद आया? आर से फिर क्या हो गया? राम प्रसाद बिस्मिल। एक आर से राजेंद्र लाहड़ी और ए से अशफाकुल्ला खां। ठीक है, तो लाहौर षड्यंत्र केस के बारे में पूछेगा तो कौन है आपके? जतिन दास। फिलहाल ये कम से कम याद रखना है, फेमस है आपका। चटगांव वाले के लिए कौन है? सूर्य सेन। ठीक है, काकोरी के लिए राम प्रसाद, लाहौर षड्यंत्र केस के लिए जतिन दास और गदर पार्टी के लिए लाला। ठीक है, मैं बहुत साल पहले ऐसी बनाया था ट्रिक अपने दिमाग से। ठीक है, तो आज भी उतना दिक्कत नहीं होता। सन्नी देओल क्या कहता है? लाला हम पाकिस्तान में जाके क्या मचा देंगे? गदर। ठीक है, अलग अलग तरीक़ों से दिमाग में रखना। कितना सारी चीज़ को आप बार बार रिवीजन कर पाओगे? जो चीज़ें अलग अलग तरीके से दिमाग में बस जाता है तो वैसी बसा लिया करो। अगला, अभिनव भारत समाज। ठीक है, अनुशीलन समिति, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी। अब देखो, अगर सिर्फ एक ठोस पता है आपको, अभी सन्नी देओल कहाँ पर गदर मचाया है?
पाकिस्तान में। तो लाला कहाँ पर जाके गदर मचाना है? पाकिस्तान। और सी का सेकंड किस में है? आंसर निकल गया। ठीक है, अब चलो उसको छोड़ो। अभिनव भारत समाज के कौन थे आपके? वीडी सावरकर। कौन थे आपके? वीडी सावरकर। अभिनव भारत वीडी सावरकर अनुशीलन समिति के अभिनव भारत के तो वीडी सावरकर थे। स्वराज पार्टी 1923 सी आर दास। देखो तो एक 8 मिल रहा है क्या? शायद ऑप्शन गलत दिया है लग रहा है। 2 मिनट ना, ये ऑप्शन मैं चेक कर रहा हूं एक बार। क्योंकि कई बार ऑप्शन के कारण आपके पेपर में क्वेश्चन विलोपित हो गया है। इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। अब देखो तो आ रहा है क्या? अभिनव भारत के वीडी सावरकर, अनुशीलन समिति के अरविंद घोष, गदर पार्टी के लाला हरदयाल और स्वराज पार्टी के सी आर दास। मिल रहा है अब? ठीक है, ऑप्शन डी होगा ना, सुधार लेना इसको, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अब ये आपको तब पता चल पाएगा, देखो जैसे कि मेरे इस क्वेश्चन के बारे में पता नहीं रहता या ये पता नहीं है कि अभिनव भारत समाज का गठन किसने किया है करके, तो यहाँ पर क्या हो जाता, दिक्कत हो जाता और हम किसको टिक करके आते हैं? सी को। ठीक है, पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था, क्योंकि ये वीडी सावरकर कई जगह क्या लिखता है इसको? वीडी सावरकर, और इसका पूरा नाम क्या है? विनायक दामोदर सावरकर। याद रखना है, वीडी सावरकर का फुल फॉर्म क्या है? विनायक दामोदर सावरकर। कई जगह पेपर में ये शॉर्ट फॉर्म लिख देता है और कई बार क्या लिख देता है आपका, कई बार वो फुल फॉर्म में भी लिखता है। ठीक है, वैसे ही सी आर दास का क्या नाम है? चितरंजन दास। 1923 याद है? 1923 में क्या हुआ था बताओ? चितरंजन लोकोमोटिव आपके पश्चिम बंगाल में, उसके नाम से वहाँ पर रेलवे का कारखाना भी है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो सी आर दास और पंडित जवाहरलाल नेहरू मिलकर एक समिति बनाते हैं। बताओ कौन सी समिति है? 1923 में। ऑनलाइन आप लोग बताइए। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर एक समिति का गठन करते हैं। फेमस है, पूछता भी है एग्जाम में। चलो ऑनलाइन आप लोग बताइए। 1923 चलिए ऑनलाइन आप लोग बताइए। स्वराज पार्टी के नाम सुने हो? ठीक है, 1923 की बात है और इसके बाद चितरंजन दास जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना है, सॉरी जवाहरलाल नेहरू बोल दिया क्या मैं? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू और आपके चितरंजन दास के द्वारा मिलकर क्या बनाया जाता है? स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है 1923 में। ठीक है, तो ये याद रखना है, पेपर में पूछता है। अब यहाँ पर कैसे याद रखोगे? तो यहाँ पर सील है, क्या है? सील। सील को बना देना सीला। सील को क्या बना दोगे? सीला। और सीला का शादी होगा अरविंद से। सीला का शादी किससे होगा? अरविंद से, नहीं भूलोगे कभी। ठीक, एक आपको याद रखना है, अभिनव भारत के कौन है? देखो इसमें भी 3 अक्षर के मिलेंगे आपको। कैसे 3 अक्षर के? अभिनव भारत समाज, और इधर भी आपको वीडी सावरकर। कई ठो पेपर में क्या दिया रहेगा? विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, और सीला का शादी किससे होगा? अरविंद से, ऐसे याद रखना। ठीक है, गदर तो मचा ही दिया है, कौन? सन्नी देवल। ठीक है, और एक तो बच्चा आपका स्वराज पार्टी, तो स्वराज पार्टी के कौन है आपके? चितरंजन दास। ठीक है, चलो तो आंसर देख लेते हैं, एक बार देख लो। ए का 4th। ठीक है, ये तो ऑप्शन गलत था ना। ठीक है, समझ गए ना आप लोग सही ऑप्शन क्या होगा? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब बना लोगे जी इसको। देखो कई ठो जो संगठन था ना, उसमें अकेले व्यक्ति नहीं थे ना,
कुछ कुछ लोग और थे साथ में, तो वो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं अभिनव भारत। अभिनव भारत के कौन है बताओ? वीडी सावरकर। मित्र मेला चलो पता नहीं है फिलहाल। ठीक है, इंडियन रिपब्लिक आर्मी, ठीक है, इसमें आपके कौन थे? उसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, चलो बताओ। ठीक है, अभिनव भारत के थे, आपको याद रखना है, वीडी सावरकर। और मित्र मेला के भी कौन थे? बीडी सावरकर। ठीक है, याद रखना है अभिनव भारत और मित्र मेला के कौन थे आपके? वीडी सावरकर। इंडियन रिपब्लिक आपके आर्मी के कौन थे? एस सेन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसके आपके कौन थे? एस एन सान्याल। ठीक है, साचिंद्र सान्याल। 1924 की बात है जब साचिंद्र सान्याल के द्वारा इस संगठन में पार्टिसिपेट किया जाता है। तो ये कुछ कुछ हैं फेमस जो आपको याद रखना है। एक याद रखना है मित्र मेला, एक क्या है आपका? अभिनव भारत। ठीक है, और ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, पूछता है व्यापम। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा देख लेते हैं। डी होगा, एक बार मैच कर लेना। अगला प्रश्न, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। ठीक है, याद रखना है कई जगह क्या लिखा है, वीडी सावरकर को पूरा नाम लिखा गया है विनायक दामोदर सावरकर। खुदीराम बोस के बारे में क्या जानते हो? सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले कौन थे आपके? खुदीराम बोस। ठीक है, सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी, तो याद रखना है बीडी सावरकर। अगला, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? बीडी सावरकर। इसका मतलब क्या समझ रहे हो? व्यापम बार बार इस प्रश्न को पूछा है। ठीक है, याद रखना है एटलीस्ट अभिनव भारत के बारे में। अनुशीलन कहेगा तो शीला का शादी किससे होगा? अरविंद घोष से। और यहाँ पर अभिनव भारत के कौन है आपके? वीडी सावरकर। व्यापम में कई बार पूछा है ये प्रश्न। किसने मित्र मेला को शुरू किया था? ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखा था? बीडी। बीडी का फुल फॉर्म क्या हो जाता था? विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, कहीं कहीं पर लिखा हुआ है। अगला, अब इसका नहीं बताए, ठीक है, तो क्या होगा? मार खाओगे। देखने में ही एकदम खतरनाक लग रहा है। ऐसे प्रश्नों को एकदम आराम से पढ़ के बनाना बन जाएगा। और सब लोग अपने अपने कॉपी में लिखना, तो ऐसे मेरे को समझ नहीं आता। ठीक है, चलो कुछ कुछ लोग नए नए दिख रहे हैं मुझे, उन लोगों का छूट है। कॉपी में लिखो सब लोग अपना अपना आंसर। ठीक है, पढ़ने के बाद। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत के मूल्य राज्य की जनसंख्या, राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 100 की संख्या, एक निर्वाचित संसद के मत का मूल्य। ठीक है, सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्य के मतों का कुल मान्य बटा निर्वाचित संसद सदस्यों के कुल संख्या। आखिरी चुनाव में 5000 मतदाता थे। चलो बताओ, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं ऑनलाइन। कॉपी रखे हो संविधान का? खोल कर देखो इसको, कर दिया अगर तुम्हारा सही दिखा थे। ये तो 100 दिया है, यहीं पर से कैंसिल हो गया जी। 1/1000 बताया हूँ, बाकी चीज पढ़ो मत अंदर बाहर को। ठीक है, 100 दे दिया है, वहीं से क्या हो गया? उसका खेल खत्म। अब पहला खत्म हो गया, पहला कहाँ कहाँ पर दिया है? ठीक, आखिरी चुनाव में मतदाता 500 थे, ये आपका जानबूझकर दिया गया है। आपको जोड़ना पड़ेगा कि कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र से कितने विधायक लोग गए हैं, कौन कौन से लोकसभा से कितने लोग गए हैं, कौन कौन से राज्यसभा से कितने लोग गए हैं। जब भी एग्जामिनर देगा, एग्जामिनर को खुद पता नहीं रहेगा कि कितने लोग मतदाता वोट दिए थे। ठीक है, क्योंकि आपको फिर एक्यूरेट डाटा चाहिए कि कितने विधायक लोग गए थे। भारत में 28 राज्य है, 28 राज्य से कितने विधायक गए हैं। ठीक है, 28 राज्य से कितने लोकसभा और राज्यसभा के लोग गए हैं। तो जब जब ऐसा डाटा दिया रहेगा, मतलब वो कौन सा डाटा है समझ जाना, गलत डाटा। ठीक है, तो पहला और तीसरा अपने आप में खत्म हो गया, बची इसका दूसरा। लेकिन उसमें भी चेक कर लेना, पढ़ लेना क्या बोल रहा है
सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान, ठीक है, सभी राज्यों के निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान बटन निर्वाचित संसदों की कुल संख्या। तो कौन सा कथन सही है आपका? दूसरा। ठीक है, पहले वाला में आपको तुरंत काट देना था, पता नहीं आप लोग और जबरदस्ती पढ़ पढ़ के टाइम वेस्ट कर रहे थे। 1000 बताया हूं ना, याद है ना? और क्लास में भी बताया था कि एग्जामिनर क्या देता है इसमें 100, क्योंकि आप लोग परसेंटेज किस में करते हो? 100 में। तो एग्जामिनर को पता है बच्चे लोग क्या समझेंगे, 100 वाला टिक करेंगे, इसीलिए वो जानबूझ के दिया हुआ है। बताया था, याद आ रहा है क्लास में 100 और 1000 देता है करके। चलो अगला, इलत बना ऑर्डर हूँ। मैं क्लास में आने के पहले डिसाइड कर डालता हूँ ना कि कौन सा क्वेश्चन आप लोग बना लोगे। ठीक है, क्या पूछा है देख लेता हूँ। भारत का महान्यायवादी, बहुत मार खाओगे। ठीक है, इसको भी बताया था कि भारत का राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है। याद करो, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, कितना बार चिल्ला चिल्ला बताया हूं। ठीक है, जब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का पद खाली होता है तो कौन बैठता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और ऐसा व्यक्ति, एक आदमी है जिसका नाम क्या है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जिसके नाम से आपका विधि विश्वविद्यालय है छत्तीसगढ़ में। ये देख, कोंटे में आपका नया रायपुर है, घूमने जाओगे तो रास्ता में मिलता है। ठीक है, चलो उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? चलो, पहला, उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को जनता का सदन, ओहो लीक हो जाएगा लग रहा है। ठीक है, जनता का सदन कहने का मतलब क्या है? लोकसभा। क्या लोकसभा बनने की योग्यता रखना चाहिए? देखो, जब मैंने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाया था तो वहां पर बताया था राष्ट्रपति के मामले में लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और उपराष्ट्रपति के मामले में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो पहला तो खत्म। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, बिल्कुल आपका सही है। सामान्यतः दोनों का कितना होता है आपका? 5 साल का। उसका एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। मैंने बताया था ना, महाभियोग शब्द केवल और केवल किसके लिए उपयोग करते हैं? राष्ट्रपति। महाभियोग की प्रक्रिया अलग है और उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? ठीक है, आपके राज्यसभा से प्रभावी बहुमत से और लोकसभा से साधारण बहुमत से। प्रभावी बहुमत, साधारण बहुमत और महाभियोग तीनों अलग अलग है, तो दोनों को हटाने की प्रक्रिया कैसे एक जैसी होगी? ठीक है, और पूछा क्या है आपसे? ये लाइन गलत है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है बताना है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4। ठीक है, ये मिस्टेक है, ऊपर वाला सही है। ठीक है, ऊपर में पढ़ना था आपको कौन कौन सा सही नहीं है पूछा है। ठीक है, जो भी पूछे, अगर सही नहीं है पूछेगा तो क्या हो जाएगा आंसर? 1 और 4, और सही है बोलेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। ठीक है, ये क्वेश्चन जब पूछा गया था तो सही नहीं है पूछा गया था। ठीक है, इसको ध्यान मत देना। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? 1 और 4 आपका क्या नहीं है? सही नहीं है। अगला प्रश्न, इसको भी बना लोगे। आराम से बनाया करो प्रश्नों, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है। 2 घंटा बहुत टाइम होता है, हड़बड़ी चक्कर में गलत कर डालोगे और कोई धोखे से वो क्वेश्चन सही बनाए रहते हैं, रात भर सपना आता है। फिर बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या हो? आहरित हो। ठीक है, ये कथन क्या है आपका? सही है। केवल योग्यता रखता हो ना, केवल क्या रखता हो? योग्यता। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति। ये तो बेहद आसान था, और दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? सही स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अगला प्रश्न, राज्यसभा का सभापति कौन होता है बताओ? अनुच्छेद बताओ। 61 से 64।
हाँ 63 से 72, 64, हर किसी का सेकंड अनुच्छेद आपका क्या बताता है, क्या बताता है, क्या बताएगा? ये सभापति में 63 में बताया हूं कि 64 में? क्या बताया हूं? 63 में। ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति होने के नाते नहीं मिलता, बल्कि किसके नाते मिलता है? राज्यसभा का सभापति होने के नाते। ठीक है। अनुच्छेद 63 ज़्यादा अच्छा रहेगा इसके लिए। फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न, ई एमआरएस जान रहे हो ना, कहाँ रे? तब बताया कि तो जरूरत नहीं है तुम अल्लाह। ठीक है। क्लासेस चल रही है एकलव्य विद्यालय के अंतर्गत। ये जो वैकेंसी आया है, बिल्कुल आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। साध्य पीएससी एकेडमी में क्लासेस चल रही है। यदि आपने फिजिक्स में पीजी किया हुआ है, ठीक है, तो बिल्कुल आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। थोड़ा सा फॉर्म का फीस ज़्यादा है क्योंकि इसका सैलरी भी वैसे ही रहेगा। ठीक है। सेंट्रल लेवल का आपका वैकेंसी है तो इसमें सैलरी भी वैसे ही रहेगा दबा के। और कुछ भी दिक्कत रहेगा तो आप संस्था के नंबर पे कॉल करके और पूछ सकते हैं। इसके अलावा हाँ ठीक, ला लेते हैं। बताओ। उसको हम कार्यपालिका पढ़े हैं क्या? 64? अच्छा हाँ ठीक ठीक, 64 होगा जी, सही बोल रहे हो। ठीक है, ये 64 ही होगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 64 ही होगा। ठीक है, मुझे कार्यपालिका वाला याद आ रहा था। सही बोल रहे हो, अनुच्छेद 64 ही होगा। ठीक है, पहले 64 ही बोल रहा था क्या मैं? ठीक है, अनुच्छेद 64 में ही हम पढ़ते हैं कि उपराष्ट्रपति कहाँ का सभापति होगा? राज्य का सभापति। ठीक है, सही बोल रहे हो आप। चलो, इसके बाद यदि बात करूं तो सीजीपीएससी प्री, जिसमें आपको मिलेगा विजय टेस्ट सीरीज, और बिल्कुल अभी 8 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक सभी कोर्सेज में केवल और केवल आपको क्या पे करना है? प्लेटफॉर्म चार्ज पे करना है। और मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा सुनहरा मौका मिलेगा। हाँ हाँ 64 है। ठीक है, सही बोल रहे हो आप लोग, सब लोग 64 ही है वो। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं तो सीजी सेट और नेट पेपर 1 की क्लासेस भी चल रही है। जो भी बच्चे सेट या नेट की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी के माध्यम से जुड़कर। ठीक है, सर आपको मैथ्स में जो पेपर 1 है, सीजी सेट और नेट दोनों का तैयारी करवा रहे हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी के साथ जुड़कर। ठीक है, चलिए, तो आज का यहीं तक था हमारा क्वेश्चन। आज का क्लास फिलहाल हम लोग यहीं तक रखेंगे। ठीक है, चलिए, और रोज़ हमारा क्लास 5 बजे से 6 बजे तक होता है, तो बिल्कुल आप लोग रोज़ बने रहा करो क्लास में। ठीक है, चलिए, ऐसे ही एमसीक्यू के लिए आप हमारे इस चैनल साध्य पीएससी एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो कल फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हाँ ठीक बोल रहे हो ऋषि राठौर जी, ईशा जी।